लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10, जो कि वंस अगेन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इमोशन और डिटेल हैवी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा एलओटीएम का सीजन बहुत ही बड़े फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, जिसका कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल का होगा। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि साल के अंत तक हमारे 100 के सब्सक्राइबर हो जाए और हमारी और आपकी दोनों की मौज हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में इस एपिसोड का टाइटल बताया जाता है, जो कि होता है क्लू। फिर हमको टिंगन सिटी दिखाया जाता है, जहां पर बारिश हो रही होती है और ये बारिश सिंबलिज्म होती है हमारे नील के मरने के बाद के मॉर्निंग की, यानी कि दुख की। हमको दिखाए जाते हैं लियोनार्डो, रोजेन, रॉयल, डन और क्लाइन। सब लोग कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा दुख दिखा रहे होते हैं। फिर क्लाइन बढ़ता है हमारे नील के कमरे की तरफ, जहां पर उसको नील की यादें और आवाजें तंग कर रही होती हैं। और फिर वो फाइनली अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद उसके पैर के पास एक बॉटल रोल होती है। फिर वो भी आंसू टपकाने लगता है और पुरानी बातें एक बार फिर से याद करने लगता है। फिर वो पहुंचता है नील की डेस्क की तरफ, जहां पर एक डायरी पड़ी होती है, जिसको वो खोल के ऐसे ही रैंडमली देखने लगता है। तब तक गेट खटखटाते हुए वहां पर रोजेन आ जाती है और बताती है कि मिस्टर अजीक ने हमारे क्लाइंट के लिए एक चिट्ठी, एक पत्रकार, एक लेटर भेजा होता है। हमको उस चिट्ठी से पता चलता है कि हमारे अजीक भाई साहब ने शहर छोड़ दिया है और वो जा रहे हैं बैकलैंड की तरफ। उनका मानना ये होता है क्योंकि सारी गतिविधियां कम हो गई होती हैं उन लोगों की जिन्होंने इसके बेटे को मारा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कांड करवाए होते हैं। मे बी ये इस कारण से हुई हो क्योंकि अजीक सिटी में प्रेजेंट होता है। तो क्या पता अजीक के वहां से जाने के बाद वो लोग फिर से एक्टिव हो जाएं और हमारा क्लाइंट उनको पकड़ने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा वो उस मौजूलियम की तरफ भी जाना चाहता था, जिसके बारे में क्लाइंट ने मेंशन किया था, और वो हमारे अजीक को बहुत फैमिलियर लगा था, पर वो उसको पहचान नहीं पा रहा था। इन्हीं सब चीजों के लिए और अपनी मेमोरी को वापस लाने के लिए वो बैकलैंड की तरफ बढ़ चुका होता है। और इसी के साथ साथ क्लाइंट को वो एक छोटा सा चार्म या फिर विशल भी देता है। पर इससे पहले हमको उसका यूज पता चल पाए, हमको हमारे क्लाइंट को पता चलता है कि वहां पर डन भाई साहब आ रहे हैं। तो फिर उसको अपने पॉकेट में फंसा लेता है और वो डायरी वापस पढ़ने लग जाता है। तब तक उस डायरी में से एक पन्ना गिर जाता है। फिर वहां पर आ जाते हैं हमारे डन, जो कि पूछने लगते हैं कि क्लाइंट भाई साहब आप क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद क्लाइंट वांटेड पोस्टर उठाकर पूछने लगता है डन से कि किस चीज का, किस बंदे का वांटेड पोस्टर है। हमको पता चलता है कि एक्चुअली में ये एक आर्क बिशप का वांटेड पोस्टर है, जो कि 3 साल पहले अपना कंट्रोल खो दिया था। और सील्ड आर्टिफैक्ट 08, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, उसके साथ उसको लेके वो वहां से भाग गया था। उसी के बाद से ये लोग कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कि इस बंदे को ये लोग पकड़ सकें और सील्ड आर्टिफैक्ट 08 को वापस ला सकें। बेसिकली ये आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। वैसे भी इतने हायर अथॉरिटी के आर्टिफैक्ट के बारे में बात करना बिल्कुल भी इन लोगों के लिए अलाउड नहीं होता है, पर फिर भी क्लाइंट की जानकारी के लिए उसको डन बता देता है कि आर्टिफैक्ट एक क्वील यानी कि एक पंख की तरह दिखाई देता है। इसको काम करने के लिए कोई भी इंक की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये रिटन टाइप आर्टिफैक्ट तो नहीं है, या फिर ये खुद की इंक जनरेट करता होगा। हमको इस बंदे का नाम भी बताया जाता है, जो कि होता है इंस जैंगविल। और हमको लास्ट एपिसोड में, मतलब लास्ट एपिसोड में एक मिस्टर जी के बारे में भी पता चला था। तो शायद वंस अगेन मिस्टर जैंगविल हमारे मिस्टर जी निकले। हमको ये बताया जाता है कि आर्टिफैक्ट की क्रिएशन बियॉन्डर्स के इमोशन से होती है। जो आइटम वो पीछे छोड़ जाते हैं उन्हीं से आर्टिफैक्ट बनते हैं। फिर हमारा डन हमारे क्लाइंट के लिए एक स्वीट लेमन टी लेके आया होता है, क्योंकि क्लाइंट को ये सब पसंद होता है। इसके अलावा वो बताता है क्योंकि अब तुम पहुंच गए हो सीक्वेंस 8 की तरफ, तो फिर तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड की और भी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हर रात 10 बजे तुम्हारे पास तुम्हारी ट्विटर आएगी, जो कि सीक्वेंस 6 की स्पिरिट गाइड है, जो कि तुम्हारी मदद करेगी। इसके अलावा वो हमारे क्लाइंट के रिक्वेस्टेड 22 टैरो कार्ड्स को भी लेके आया होता है, जो कि अब क्लाइंट वेपन्स की तरह यूज करने वाला होता है, जो कि कंसीलमेंट में भी बहुत अच्छे होते हैं और उसके लिए उनकी एफिशिएंसी भी बहुत हाई होती है। फिर सीन कट होता है और हमको लेके जाया जाता है बेंसन हाउस होल्ड की तरफ, यानी कि क्लाइंट के घर की तरफ, जहां पर क्लाइंट को देखते ही मेलिसा बोलने लगती है कि आप तो बड़े खुश लग रहे हो मेरे प्यारे भैया। जिस पर वो कहता है कि ऑब्वियसली। फिर वो बताता है कि मैं फुल फ्लेज पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ, इस कारण से मुझे एक और रेस मिला है। फिर वो अपनी सैलरी दोनों भाइयों बहनों में बांट देता है। फिर बेंसन, जो कि क्लाइंट का बड़ा भाई है, वो बोलने लगता है कि उसने भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है, क्योंकि वो जिंदगी भर इतनी कम कमाई वाली नौकरी में फंसा नहीं रहना चाहता है। इसके अलावा बेंसन का ये भी मानना होता है कि पढ़ाई लिखाई ही इंसानों को बंदरों से अलग बनाती है। फिर हमको क्लाइंट दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम के अगल बगल स्पिरिट रूम का यूज कर लेता है,
ताकि वहां पर कोई और भी ना आ सके, मतलब बेंसन और मेलिसा। फिर वो उस विसल को पकड़ता है जो कि हमारे अजीक ने भेजी होती है क्लाइंट के लिए। हमको पता चलता है कि ये विसल बजाने के बाद वहां पर एक लिटिल वन, एक मैसेंजर आ जाएगा अजीक का, जो कि क्लाइंट की मदद करेगा। क्लाइंट उस विसल को बजाता है पर उसमें से कोई आवाज नहीं आती है। उसको लगता है कि क्या पता ये खराब ना हो जाए। तब तक वहां पर बहुत सारी बोन्स इकट्ठा होने लगती हैं और एक बोन्स का मैसेंजर सोल्जर क्रिएट हो जाता है। फिर क्लाइंट को याद आता है कि यही मैसेंजर या फिर सोल्जर हमारे अजीक के साथ बहुत सारी बैटल्स में लड़ाई भी किया था। क्लाइंट सोचने लगता है कि अजीक के लिए ये लिटिल वन है, इसका मतलब कि हमारा अजीक बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एनीवेज, तभी क्लाइंट को एक और प्रेजेंस महसूस होने लगती है और ये प्रेजेंस हमारे सोल्जर, हमारे स्केलेटन को भी महसूस होती है। इसी कारण से वो डिसॉल्व हो जाता है और वो प्रेजेंस जो कि ग्रीन कलर की होती है वो कोई और नहीं बल्कि मिस डायल होती है। फिर इनको पता चलता है कि मिस डायल ही एक्चुअली में ट्यूटर होने वाली होती है हमारे क्लाइंट की, जो कि अब सीक्वेंस 6 की स्पिरिट गाइड बन चुकी है, जो कि इससे पहले स्पिरिट मीडियम हुआ करती थी। ऑब्वियसली क्योंकि इनको एक्टिंग मेथड पता है तो फिर ये बाकी लोगों से काफी ज्यादा इस रैपिड ग्रोथ से आगे बढ़ रही होती हैं। फिर हमारी डायल उसको बताती है कि आज वो उसको दो चीजें सिखाने वाली होती हैं। पहला कि एक मैसेंजर को कैसे समन करते हैं, जो कि अभी हमारे अजीक भाईजान ने उसको ऑलरेडी करके दिखा दिया है। इसके अलावा स्पिरिट से बाकी सारे तरीकों से डिफरेंट कम्युनिकेशन करने का, ताकि वो सबकॉन्शियस में डीप जा सकें और सारे आंसर्स को पता लगा सकें। फिर हमारी डायल पढ़ाने लग जाती है क्लाइंट को, जिसमें हमारा क्लाइंट बहुत ज्यादा उबिया रहा होता है और वो धीमे धीमे थकने भी लगता है। तब तक वो बोल भी देता है डायल से कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पर इससे पहले कि हमको कोई बहुत क्लियर कट रिस्पॉन्स मिल पाए, वहां पर आ जाते हैं कैप्टन डन, जिसको देख के क्लाइंट फट जाती है। पर फिर भी वो दरवाजा खोलता है तो डन और डायल बात करने लगते हैं। बेसिकली डन बताता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मिशन आ गया है, इस कारण से हमारी क्लाइंट को जाना होगा। हमको ये भी पता चलता है कि डन और डायल के बीच में एक थोड़ा सा रोमांस भी चल रहा है, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ डिनर करने का भी प्लान बनाया होता है। फिर सीन कट होता है और हमको ग्रीन हिल मेंटल असाइलम के पास लेके जाया जाता है, जहां पर हमको पता चलता है कि एक बंदा जो कि स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस 7 का साइकियाट्रिस्ट होता है, जिसका नाम होता है हुड यूजीन, जो कि नॉर्मल टिंगन सिटीजन्स की तरह रह रहा होता है, उसको पकड़ लिया गया होता है। हमको पता चलता है कि इसके दिमाग के बारे में पता लगाना है, पर क्योंकि इसके दिमाग में ऑलरेडी सारे थॉट्स बहुत ही ज्यादा मम्बल जम्बल्ड हैं, इसी कारण से हमारे डन नाइटमेयर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमारे क्लाइंट को यूज करना पड़ रहेगा अपना स्पिरिट कम्युनिकेशन, ताकि वो उसके दिमाग में जा सकें और उसको इंटरोगेट कर सकें। फिर ये लोग हुड के सामने जाते हैं और हुड क्लाइंट को देखते ही बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए केक लेके आओगे। वो केक कहाँ है जो कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था? जिसपे क्लाइंट सोचने लगता है कि कौन सा केक? जिसपे हुड कहता है, मिस्टर एल, आपने मुझे एक केक तो प्रॉमिस किया था, आपने मेरा केक चुरा लिया है। ये बोलने के बाद वो सठियाने लगता है। सठियाते वो चेन्स को तोड़ देता है और क्लाइंट के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब तक क्लाइंट अपनी कार्ड्स की मदद लेके उसकी चेन्स को दीवारों में अटका देता है और उसको वंस अगेन पकड़ लेता है, पर फिर से वो उनको भी तोड़ के आगे अटैक करने वाला होता है क्लाइंट के ऊपर। फिर हमारे डन साहब नाइटमेयर का यूज करके उसको एक जगह पर होल्ड कर देते हैं और क्लाइंट को भी रियलाइज होता है कि डन भाई साहब की पावर बढ़ रही है, इसका मतलब ये भी एक्टिंग मेथड का अच्छे से यूज कर रहे हैं। फिर क्लाइंट अपने रिचुअल वाले मंत्र संतर पढ़ता है और पोशंस का यूज करते हुए उसके स्पिरिट के अंदर घुस जाता है, ताकि वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सके। स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर आते ही उसको बहुत सारी चीजें लाइट और हैवी का मिक्सचर महसूस होने लगती है, उसको कुछ साउंड भी सुनाई दे रहा होता है और फाइनली जब उसकी आंखें खुलती हैं तो एक बहुत ही सुंदर सी चमकदार जगह पे होता है। हमको पता चलता है कि एक्चुअली में स्पिरिट वर्ल्ड है जो कि रियल वर्ल्ड से ओवरलैप करती है और जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ लेके जीती है। फिर क्लाइंट स्पिरिट्स को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है हुड यूजीन के माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर। फिर वो उसे प्रश्नोत्तर करने के लिए तैयार हो जाता है। क्लाइंट अपने परिंदों को उसकी तरफ छोड़ता है जो कि माउथ बन जाते हैं क्लाइंट के। वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे वो बताता है कि मैं हूँ हुड यूजीन, जो कि है एक साइकोलॉजिकल एल्केमिस्ट। ये सुनने के बाद हमारे क्लाइंट की आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल एल्केमिस्ट भी एक सीक्रेट सोसाइटी है। फिर क्लाइंट उससे पूछने लगता है कि साइकोलॉजिकल एल्केमिस्ट का टिंगन में क्या काम है, जिसका हुड कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसका मतलब कि शायद इसको इसका रिप्लाई पता ही नहीं है। फिर आगे वो पूछता है कि एल कौन है जिसे तुम्हें केक लाने का प्रॉमिस किया था। टू आवर सरप्राइज, एक्चुअली टू नो वन सरप्राइज, वो कोई और नहीं बल्कि लानेवूस निकलता है, जो कि अभी तक काफी बार मेंशन हो चुका है। और लानेवूस की इतनी ज्यादा क्लियर इमेज इस मैडनेस के बीच में भी प्रेजेंट होने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसके रिलेशनशिप कोई भी सिंपल नहीं हो सकता है। फिर हमारा क्लाइंट सस्पेक्ट करने लगता है कि क्या पता ये एक बंदा बियॉन्ड रन
निकले। इसके बाद वो सोचता है कि ये फ्रॉड भी तो है, तो क्या पता ये सीक्वेंस 8 का स्विंडलर हो हमारे उधर पाथवे से, जो कि फ्रॉड की तरह लिस्टेड था एक फाइल में। इसके बाद हुड अपना मुंह और खोलने लगता है। फिर हमको पता चलता है कि बेसिकली लानेवुस ने उसको बताया था कि तुम्हें कुछ ही मदद से पता चल जाएगा कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, और एक बार तुम उसको समझ जाओगे तो फिर तुम अपनी पावर्स को बिना कंट्रोल लूज के अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे और गॉड हुड तक पहुंच पाओगे, जो कि सारे बियॉन्डर्स इवेंचुअली बनना चाहते हैं। फिर हमको पता चलता है कि इसके पीछे खड़ा हुआ बंदा एक्चुअली में कोई बंदा ही नहीं बल्कि एक गॉड है, और वो गॉड कोई और नहीं बल्कि इविल क्रिएटर होता है। उसको देखते ही क्लाइन की फटने लगती है और स्पिरिट मीडियम जो कि और स्पिरिट वर्ल्ड जहाँ पे क्लाइन फंसा होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने लगती है। क्लाइन के पीछे वो अपने हाथ और अपनी पावर का यूज करके पड़ जाता है और क्लाइन वहां पर फंसने ही वाला होता है। तब तक रियल लाइफ में सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि कैसे हमारा हुड काम तमाम करने वाला होता है क्लाइन का, पर तब तक उसको एक गोली मार देता है हमारा डन। और फिर हमको पता चलता है कि ट्रू क्रिएटर यानी कि इविल क्रिएटर भाईजान एक्चुअली में उसके सामने आ गए होते हैं, जिससे डन को पता चल जाता है कि डेफिनेटली अरोरा ऑर्डर भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। और मेक सेंस भी करता है क्योंकि जहाँ पर ट्रू क्रिएटर होता है वहाँ पर अरोरा ऑर्डर भी होता है। और क्या पता ये लोग साइकोलॉजिकल एल्केमिस्ट को यूज कर रहे हो जो कि इन सब चीजों के पीछे हो, जो कि इन सब चीजों को कवर अप कर रहा हो। इसके बाद ये लोग वंस अगेन उसी लेटर के बारे में बात करने लगते हैं जो कि मिस्टर जी को एड्रेस्ड होता है, जो कि सीरियस के पास होता है, जो कि अरोरा ऑर्डर का ही होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे डूम से बहुत ही नजदीक आने वाला है और उस दिन ये लोग पूरे के पूरे शहर की बलि चढ़ा देंगे ताकि वो अपने मास्टर की मदद कर सकें। और फिर क्लाइन का सस्पेंशन ये होता है कि एक्चुअली में लानेवुस भी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, और ये थ्योरी हमारे डन भाई साहब को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। इसका मतलब ये है कि डन और बाकी सारी और भी एजेंसीज मिलके लानेवुस के बारे में और भी चीजें पता करवाने वाली होती हैं। फिर सीन कट होता है और हमको एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है। हमको दिखाई जाती है सॉथबोरो स्टील मिल, जहां पर सब लोग लानेवुस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब तक सीन कट होता है और हमको लेके जाया जाता है एक दूसरे केस की तरफ। हमको बताया जाता है कि जॉन मेनर्ड नाम का बंदा मारा जा चुका होता है और उसकी वाइफ जो कि मिसेस मेनर्ड होती है वो एक औरत को तमाचा मार रही होती है, उसको सेमलेस विच बोलते हुए। हमको पता चलता है कि वो औरत होती है शैरन खोय, जो कि बैरन खोय की वीडियो होती है, यानी कि उसके पति बैरन खोय की डेथ हो चुकी होती है, जो कि एक्चुअली में एक टिंगन की सोशलिएट होती है और वो भी एक काफी हाई क्लास सोसाइटी से आती है। उसके साथ में उसका स्टेपसन होता है जो कि हमेशा उसकी देखभाल करता है, जो कि अब नया बैरन होता है। और ये सब सुन के हमारा क्लाइन भी स्तब्ध हो जाता है। फिर हमको वंस अगेन हमारे जॉन की वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम मैरी होता है। जॉन पहले एक एमपी हुआ करता था उस रीजन का, और क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी होती है इसी कारण से ये औरत बहुत सठिया रही होती है और वो कह रही होती है कि इस शैरन को कोई अरेस्ट क्यों नहीं करता है, और वो खुद ही मार डालने वाली होती है हमारी शैरन को। तब तक वहां पर आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है डेनिस, जो कि हमको पता चलता है कि एक्चुअली में मेयर है पूरे के पूरे टिंगन का। हमको पता चलता है कि डेनिस ने ही लास्ट रात में शैरन को भेजा होता है जॉन के पास, तो इसका मतलब उसकी कोई भी गलती नहीं होती है, या फिर एटलीस्ट वो उसकी गलती कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद शैरन वहां से जाने लगती है और वो डेनिस से हाथ मिलाती है और दूसरी तरफ गुस्से में पगलाने के बाद सामान तोड़ने के बाद वहां से आगे बढ़ जाती है मैरी भी। फिर वो अपने कोच के अंदर चढ़ने लगती है और वो तीखी निगाहों से हमारे क्लाइंट को भी देखती है। फिर ये लोग अपस्टेयर्स जाते हैं और वो भी पता लगाते हैं कि एक्चुअली में इस बंदे की डेथ हुई कैसी है। हमको ये बंदा देखने को मिलता है और सबके अकॉर्डिंग इसकी डेथ 9 to 11 के बीच में हुई थी। इसकी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं किया गया होता है और नॉर्मल रिपोर्ट से तो यही लग रहा होता है कि इसका डेथ का कॉज बहुत ही नेचुरल सी चीजें होंगी। और ये सब रिपोर्ट होती हैं फ्राई की, जिसपे ऑब्वियसली हमारा क्लाइंट भी एग्री कर रहा होता है, पर इसका बिलीव ये होता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा, बल्कि बियॉन्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। वो बोल रहा होता है कि अभी तक वो लानेवुस के केसेस के बारे में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है और उसी दौरान उसको पता चलता है कि जब भी फ्रॉड वाला काम लानेवुस ने किया था स्टील मिल से रिलेटेड, उसका अकाउंटेंट मैनेजर और जितनी भी अंडर द टेबल डीलिंग होती थी वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बंदा जॉन ही होता है। अगली बार क्लाइंट इस जॉन को
ही इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है और इससे पहले वो इन्वेस्टिगेट हो पाए उसकी मौत हो जाना ये बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंटल है। इसका मतलब डेफिनेटली ये भी कोई ना कोई बियॉन्डर से रिलेटेड मर्डर होता है। फिर क्लाइन अपना डिविनेशन यूज करने लगता है और पता लगाता है कि क्या जॉन की डेथ में कोई बियॉन्डर इन्वॉल्व होता है, वो भी बैठे बैठे अपने ही ग्रे फॉग के अंदर, जिसका रिजल्ट उसको यस मिलता है। फिर उसके बाद वो शैरन के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है और कोई भी आंसर उसको नहीं मिल पा रहा होता है। इतनी डिविनेशन में इंटरफेरेंस के बाद उसको एक्चुअली में रियलाइज होता है कि शैरन एक्चुअली में या तो कोई बहुत ही इविल औरत है या उसका कनेक्शन है किसी भी बहुत ही ज्यादा इविल ऑर्गेनाइजेशन से। फिर आता है आउटरो और आउटरो आने के बाद ये एपिसोड खत्म नहीं होता है बल्कि हमको वंस अगेन लेके जाया जाता है सिटी ऑफ सिल्वर की तरफ, जहाँ पर एक बंदा भगवानों से रहम की भीख मांग रहा होता है अपने ऊपर दया दृष्टि बरसाने के लिए। फिर सीन कट होता है और हमको क्लाइन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बात कर रहा होता है जस्टिस से। जस्टिस उससे कह रही होती है कि जो उसने उसको ऑफर दिया होता है, सुझाव दिया होता है कि कैसे उनको एक नेशन वाइड एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए प्रॉपर सिविल सर्वेंट के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई होती है बैकलैंड के किंगडम में। जिसके बाद डायन को रियलाइज होता है कि डेफिनेटली इसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जो कि इतने बड़ी चीजों को इम्प्लीमेंट करवा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जस्टिस एक क्वेश्चन पूछना चाहता था क्लाइन से। वो पूछता है कि एक्चुअली में अरोरा ऑर्डर 2 क्रिएटर का रेजिडेंस खोज रही है और क्या वो रेजिडेंस फॉरसेकन लैंड हो सकता है जिसके बारे में गॉड्स ने बोला है लेजेंड्स में, जिसका आंसर ऑब्वियसली क्लाइन को भी नहीं पता था। तो फिर वो बड़ा स्टड बनते हुए बोल देता है कि तुम्हें भी ये जानने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हमारे हैंगमैन की तो फटने ही लगती है, पर क्लाइन उसको रिलैक्स करके आपस में बात करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो वंस अगेन एक और क्वेश्चन पूछता है, पर इस बार जस्टिस से वो उससे बोल रहा होता है पता लगाने का एक आदमी के बारे में जो कि होता है वाइस एडमिरल हरिकेन, जो कि बहुत ही ज्यादा रेनाउंड बंदा होता है और वो वन ऑफ दी 7 एडमिरल्स के नीचे काम करता था। ये सुन के क्लाइन को वंस अगेन एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि उसको ऑलरेडी नहीं पता होती है। तभी क्लाइन को रियलाइज होता है कि उसके ग्रे फॉग के अंदर सितारों में से एक सितारा चमकने लगता है। तो फिर वो उस सितारे को पकड़ता है और उसको पकड़ के नीचे लेके आता है। फिर हमारी डिवाइन जस्टिस और हैंगमैन उसको एक मिरेकल समझने लगते हैं। इसके बाद हमको पता चलता है कि ये सितारा कोई और नहीं बल्कि वही प्रेयर करता हुआ बंदा था। हमारे क्लाइन को पहले तो उसकी बोली हुई लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होती है और फिर उसको समझ में आता है कि लैंग्वेज एक्चुअली में जोटन है, जो कि अब इस दुनिया में बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। पर फिर भी कोई बात नहीं, क्लाइन उस स्टार को वापस डिसॉल्व कर देता है और उसके अंदर से एक बंदा निकल के आता है जो कि वॉरियर की तरह ड्रेस्ड होता है, जिसकी गोल्डन हेयर होते हैं। फिर वो इन तीनों को देखता है। हमको वैसे पता चलता है कि इसका नाम डेरिक बर्ग है, पर फिर भी जब वो इन तीनों को देखता है तो फिर उसको ये तीनों शैडोज की तरह दिखाई दे रहे होते हैं, ना कि इंसानों की तरह। फिर वो इन तीनों से पूछता है कि क्या आप लोग भगवान हैं, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम भगवान नहीं हैं। क्लाइन बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री लविंग फूल है। जस्टिस अपना नाम जस्टिस बताती है और हैंगमैन अपना नाम हैंगमैन बताता है। फिर क्लाइन उसके सामने सारे टैरो कार्ड प्रेजेंट्स करता है। वो कहता है कि तुम भी एलियस के लिए अपना एक कार्ड चूज कर लो और फिर हमारे एलाई बन जाओ। फिर उसके सामने एक कार्ड आता है और वो कार्ड चूज करता है द सन, और इसी के साथ साथ वो भी अपना नामकरण करा लेता है। इसी के साथ साथ ये बहुत ही डिटेल डेंस हैवी एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।